हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने स्टार्ट किया ये चैप्टर। इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी, बर्थ कंट्रोल के भी बहुत सारे ऑप्शंस देखे। एंड आज हम देखने जा रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आप इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हो। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देन हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक भी कवर करेंगे। तो चलिए इसी हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि वर्ड हमें कुछ कहना भी चाह रहा है। मतलब क्या है इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी पूरे कंप्लीट होने से पहले ही आपने रुकावट ला दी, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया। उसी को आप एबॉर्शन के नाम से भी जानते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं डेफिनेशन ही लिखना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर इट्स फुल टर्म, है ना, बिफोर इट्स फुल टर्म मतलब कंप्लीट होने से पहले ही प्रेगनेंसी को रोक देना। इसी को आप क्या कह रहे हो? एबॉर्शन भी कहते हो, है ना, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ये तो सुना भी होगा बहुत बार वर्ड लोगों के मुंह से, है ना। अब देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो, पूरे विश्व में कितनी ज़्यादा MTPs या कह लो एबॉर्शन कराए जाते हैं। लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक एबॉर्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसको आप 45 to 50 मिलियन भी कह सकते हो। कि उतनी प्रेगनेंसीज में तो उतनी तो कम से कम टर्मिनेट करा दी जाती है। कितनी? 45 to 50 मिलियन MTPs occur in whole world। हर ईयर का डेटा है ये, पर ईयर, हर साल इतनी MTPs होती है। अब देखो एबॉर्शन वैसे देखा जाए, अगर आप लीगली देखो इसे, इंडिया ने तो इसे लीगल कर दिया था 1971 में ही। अब लीगल करने के पीछे कुछ कंडीशंस थे इनकी। ऐसा नहीं था कि आप इसका मिसयूज़ करो कि हाँ लड़की हुई है तो आप एबॉर्शन करा दो, ये सब केसेस के लिए नहीं। इन सब पे तो पूरी तरह से बैन था। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी थी कि आप किस केस में एबॉर्शन करा सकते हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ किया हो और वो काम ना किया हो, फेलियर हो गया हो, तो आप करा सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदर या फीटस में से दोनों में से जिसकी जान को खतरा है, मान लो मदर की जान को ज़्यादा खतरा है, तब आप एबॉर्शन करा सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फीटस है वो ही एबनॉर्मल है, कि वो बाहर आने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, तो आप एबॉर्शन करा सकते हो। कभी कभार होता है कि बच्चे जो हैं पेट में वो एबनॉर्मल है, कोई किसी तरह का डिसऑर्डर है जो हम पहले से ही चेक कर लेते हैं, है ना। एमनियोसिंथेसिस बताया था ना, जिसमें हम थोड़ा सा डिसऑर्डर्स और इनके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि उसका मिसयूज़ करना गलत है, बट देखा जाए तो स्टडी के बेसिस पे ही हमने उसे रेडी किया था, उसके बारे में सारी रिसर्च करी थी। तो ये सारे अगर डिसऑर्डर है तो आप एबॉर्शन को करा सकते हो। तो कुछ कंडीशंस भी थी। तो अगर मैं बात करूं इंडिया में कब लीगलाइज हुआ, MTPs लीगलाइज्ड इन इंडिया कब हुआ था? 1971 में। बट हाँ, ध्यान रखना कुछ कंडीशंस थी। किस कंडीशंस के बेस पे? कंडीशंस अभी अभी बताया। हो सकता है मदर को थ्रेट हो कोई, मदर हेल्थ, मदर के हेल्थ पे कोई थ्रेट हो सकता है, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो, बताया था ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उनमें से कोई फेलियर हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फीटस ही डिफॉर्म्ड है, मतलब एबनॉर्मल है ना। फीटस या तो डिफॉर्म्ड हो सकता है या एबनॉर्मल आप कह लो, कुछ भी हो सकता है। देन आप क्या करा सकते हो कि हाँ चलो एबॉर्शन करा सकते हो। ये सारे कुछ चीज़ें थी, जैसे कि इनमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की भी नहीं है। एक और चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि हाँ, अगर मैं बात करूँ कि MTP कराना कब
ठीक पड़ता है कि हाँ सेफ साइड में अगर आप देखा जाए तो MTPs कैन बी डन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो सेफ होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। याद है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बताया था शुरू के वो 3 महीने कह लो या आप 12 वीक्स कह लो, यहाँ तक तो सेफ होती है। बट अगर यही सेकेंड ट्राइमेस्टर तक गई तो हो तो सकती है, बट उसमें काफ़ी रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो उसमें 2 डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपस में वो डिस्कस करें कि क्या करना ठीक है क्या नहीं, तो ये हाई रिस्की हो जाता है। बट हाँ नॉर्मली देखें तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या होता है, बेसिकली सेफ माना जाता है। ठीक है, तो यही MTPs में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रख लेना। एक और NCERT में साइड में एक कॉलम भी दिया होगा जहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट ने, इंडिया ने इसे अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए, मतलब कब अमेंडमेंट, मतलब जब इसमें कुछ बदलाव किया जाए, बदलाव करने के बाद इसे प्रॉपर तरीके से लागू कब किया था, तो अमेंडमेंट एक्ट याद रखना 2017 में था। और इसे लीगलाइज कब किया था, 1971 में किया था। ठीक है, ये 1-2 बातें हैं, कुछ ध्यान रखना, ये आप कर लो। देन उसके बाद देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। हो गया होगा ना, चलो देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं कि MTP से बहुत ज़्यादा आ गया सवाल, ऐसा कुछ। जो 1-2 सवाल बनेंगे यही मैंने बता दिया कहाँ से आ सकते हैं। और उसी तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी ज़्यादा सवाल नहीं आता। डिजीज़ेस पूछ सकता है कि कौन सी डिजीज़ है ये, और कौन सी क्यूरेबल है कौन सी नहीं, मतलब किसका इलाज पॉसिबल है किसका नहीं, ये 1-2 सवाल पूछ सकता है। बाकी मेजर आपके बर्थ कंट्रोल ऑप्शन से सवाल आते हैं, इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक से सवाल आते हैं। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आप मिस भी नहीं करना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, इसका भी नाम ही इसको कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहा है। मतलब वो इन्फेक्शंस, वो डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसफर हो जा रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है ना। तो मैं कह सकता हूं इन्फेक्शंस या डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी डिजीजेस ट्रांसफर हो जा रही हैं, ट्रांसमिट हो जा रही हैं, उसे आप क्या बोल रहे हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोल रहे हो। और कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं उसके नाम 1-2 बार ध्यान रखना, ऑप्शंस में पूछ सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डायरेक्ट इन्फेक्शंस ही लिख दे रहा हूँ, उसके नाम ही तो ध्यान रखने। इन्फेक्शंस या आप कह लो डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। एक तो सबसे पॉपुलर जो दुनिया जानती है, एड्स, HIV है ना। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। दूसरा, एक तो HIV है, एक गोनोरिया भी होता है। ये NCERT में जस्ट लिखा है तो नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। एक सिफिलिस है, स्पेलिंग चेक कर लेना। जेनाइटल हर्पीस होता है। जेनाइटल हर्पीस भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये भी ठीक वूक नहीं होती है। बाकी डिजीजेस तो चलो क्या है, एड्स भी जल्दी ठीक नहीं होगी, ना ये ठीक होगा, और एक हेपेटाइटिस B भी ठीक नहीं होता है, मतलब नॉट क्यूरेबल डिजीजेस में आते हैं ये सब। लेकिन हाँ, बाकी डिजीजेस क्या है, ठीक हो सकती हैं अगर उसे पहले डिटेक्ट कर लिया जाए। कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, आप एक बार चेक करा सकते हो डॉक्टर के, तब जाके चांसेस है कि हाँ वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
बट कुछ बीमारियां हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, जैसे ये और एक हेपेटाइटिस बी भी होता है। उसी तरह एक और होता है जेनाइटल वॉर्ड्स, एक और डिजीज़ होती है जिसको आप ट्राइकोमोनियासिस कहते हो, लास्ट टू लास्ट हेपेटाइटिस बी। इनमें से याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पूछा जाएगा कौन सी डिजीज नॉट क्यूरेबल है, नॉट क्यूरेबल है, ध्यान रखना, नॉट क्यूरेबल। नॉट क्यूरेबल डिजीजेस आपसे पूछ लेगा, ठीक है, एक ये भी होती है। मतलब कहने का यही मतलब है कि जो ठीक नहीं हो सकती डिजीज उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना और कौन कौन सी ठीक नहीं हो सकती उसके बारे में देख लेना। अब मुझे ज़रा ये बताना कि ये किन से, मतलब कहाँ से ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिटेड बाई। कैसे एक जगह से दूसरे जगह फैल सकती है। हो सकता है जैसे कुछ लोग हैं ना नशा वशा करते हैं तो इंजेक्शंस के थ्रू, उसके नीडल्स के थ्रू ऐसे लेते हैं ना, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो हो सकता है उनके नीडल्स, वो कोई इंसान हो वो इन्फेक्टेड हो। और होता क्या है, ये लोग इतने पैसे वाले तो होते नहीं, तो एक ही नीडल 4-5 दोस्त लोग शेयर कर लेते हैं। तो चांसेस इससे क्या हो जाता है कि किसी को अगर है भी कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो दूसरे को फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना कि इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू भी हो सकता है, इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो जाए, खून देने गए हो या खून आप चढ़वा ही रहे हो और प्रॉपर तरीके से चेकअप नहीं किया गया है तो भी अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड है तो आपके अंदर आ सकता है, वो भी एक चांस है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रॉपरली वॉश ना हो, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ ध्यान रखना कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जा सकता है, ठीक है, डिजीज़ है ये। मैंने ये चीज़ बताया था, पूरा ब्लड नहीं जाता है लेकिन उनमें सब्सटेंसेस, उनमें सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो ये मदर, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मुझे साथ ही साथ एक और चीज़ बताओ, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं देखना। वैसे मोस्टली तो आप लोग को पता होंगे भी, बट फिर भी पता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के मोस्टली केसेस देखे भी गए हैं 15 से 24 साल के एज ग्रुप में ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि नॉलेज नहीं होती और बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं इस सब चक्कर में। अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है जेनाइटल रीजन में, स्वेलिंग हो सकती है, या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, या थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, स्लाइट पेन भी हो सकता है, कहाँ पे, जेनाइटल रीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनमें यही इतनी सारी चीज़ों के अलावा और एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है जानने की, ठीक है। इतना भी रेडी हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। और ये सब ध्यान रखना किसके थ्रू हो सकता है और कुछ अर्ली सिम्टम्स, एज सच और कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, ये ध्यान रख लो। फिर चलते हैं इनफर्टिलिटी वाले केस पे। हो गया होगा, चलो। इनफर्टिलिटी वाले केस में अलग अलग खाली टर्म्स दी गई हैं जिसको हमें समझना है क्या क्या होता है। कुछ बेसिक से डिफरेंट है। देखो मोस्टली किया क्या जाता है, अभी हम इसी में पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ये सब
हम आर्टिफिशियली काफ़ी चीज़ें करते ज़रूर है, लेकिन पॉसिबल यही करते हैं कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक हम नेचुरल चीज़ों का ही सहारा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, अभी आप इसमें जाएंगे भी कि अगर पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन हाँ सीमेन प्रॉपर है, सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीमेन को वेजाइना में सिंपली इंसर्ट कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी या अच्छे से सारी चीज़ें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्म को ओवम से डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है पेशेंट की, उसके हिसाब से। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मल तरीके से कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, तो हम कुछ आर्टिफिशियल हेल्प करके बाकी सारा प्रोसेस नेचुरली ही कराने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट पहले ये बताएंगे कि इनफर्टिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। इनफर्टिलिटी, ठीक है। फर्टाइल मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल होना। इनफर्टाइल मतलब क्या होता है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब है इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जबकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद नहीं हो रहे हैं, वो भी साल 2 साल तक ऐसा हो रहा है, उसके बाद ये आते हैं हॉस्पिटल में, है ना। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वो भी कब तक, फॉर 1 to 2 years। तब आप इनको कह सकते हो कि हाँ इनफर्टिलिटी है। इनमें देखो और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, एक एक करके हम देखते हैं। पहले से शुरुआत करते हैं, जिसको आप कह रहे हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो माने हम टेस्ट ट्यूब के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जान सकते हो। टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इनमें होगा क्या, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, मेल से डोनर से क्या करेंगे, स्पर्म कलेक्ट करेंगे, फीमेल से या फिर किसी डोनर से ओवम कलेक्ट करेंगे और उसे लैब में प्रॉपर फर्टिलाइज कराएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। और हो सकता है फर्टिलाइजेशन के बाद, हमने बताया था डॉटर सेल जिसको आप कह रहे हो ब्लास्टोमियर्स, अगर ब्लास्टोमियर 8 सेल से कम है तो उसे आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करोगे, और अगर 8 सेल से ज़्यादा ब्लास्टोमियर है तो आप उसे यूटरस में ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि उसके बाद का प्रोसेस फिर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर फेलोपियन ट्यूब में करोगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर यूट्रस में। अब दोनों में अलग अलग वर्ड मैंने यूज जरूर किया है कि फेलोपियन ट्यूब में कर सकते हो, यूट्रस में कर सकते हो, अगर इससे कम या इससे ज़्यादा है तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर फेलोपियन ट्यूब खराब है तो आप ये वाले स्टेज पे ले जाके यूट्रस में करोगे, ठीक है। अगर फेलोपियन ट्यूब सही है, सिर्फ ओवरी ही खराब थी, तो आप सारा प्रोसेस बाहर तो करोगे, लेकिन बाकी की कंडीशन फेलोपियन ट्यूब से होते हुए सारी कंप्लीट होनी ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या क्या है ना। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हो सकता है इनमें हो सकता है ओवरी डैमेज हो, तो आप यहाँ पे इन कंडीशंस के द्वारा यहाँ पे आप डाल सकते हो सकता है फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो, तो आप उसको ब्लास्टोमियर को 8 से ज़्यादा करके यहाँ पर भेज सकते हो, डिपेंड ये कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है
कि किसी फीमेल में उसका ये पूरा चीज़ सब डिस्टर्ब है, सब खराब है, बट ओवरी एकदम सही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ओवरी से ओवा कलेक्ट कर लेंगे और किसी सैरोगेट मदर, मतलब जो पूरा अंदर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके लेकिन गैमीट इनके होंगे, ठीक है, तो इनसे गैमीट लेके फिर उनके यूट्रस में कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना है, वो हम एक एक करके देखते हैं। बस दिमाग में कंडीशंस रखना कि क्या क्या हो सकती होंगी जिस वजह से अलग अलग टर्म्स आई हुई हैं, ठीक है। देखो ये हमने देखा। सेकंड यहीं पर देखना, एक आता है वर्ड जिसको आप कह रहे हो गिफ्ट, जिसको आप बोलते हो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका भी नाम कुछ कुछ याद दिला रहा है ना, ऐसा लगता है कि गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, और बाकी का प्रोसेस वहाँ पर होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन और बाकी की कहानी वहाँ होगी। कहने का मतलब है, हो सकता है फीमेल में ओवरी ही डैमेज हो, बाकी सारी चीज़ें सही हो, तो हम कहीं से ओवा कलेक्ट करेंगे किसी बेस्ट डोनर से और बाकी का प्रोसेस यहाँ करा सकते हैं, ठीक है। या जो अभी मैंने कंडीशन समझाए उनमें से कुछ हो सकता है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन ये तो बाहर हुआ था, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होता है। हम सिर्फ गैमीट्स कलेक्ट करते हैं और उसे फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं कि हाँ आप फर्टिलाइजेशन खुद कर लो और आगे का प्रोसेस भी खुद कर लो। नेचुरली हम कोशिश करते हैं कि प्रोसेस हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई दिक्कत आए तो हम उसमें और हेल्प करते हैं, बाकी हम पूरा प्रोसेस चाहते हैं कि अंदर पूरा सिस्टम पूरी तरीके से नेचुरल हो, वो ज़्यादा बेटर होता है। गैमीट इंट्रा ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, या कह रहे हो फीमेल बॉडी, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, गैमीट्स हम कलेक्ट करेंगे दोनों लोग से, गैमीट्स कलेक्ट करेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में कर देंगे, बाकी का प्रोसेस वहाँ हो जाएगा, बाकी की चीज़ें। एक और वर्ड आता है जिसको आप बोलते हो जिफ्ट, मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगेन इसका नाम भी हमें कुछ कुछ बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करो। कहने का मतलब है तो फर्टिलाइजेशन आपने कहीं ना कहीं लैब में कराया है, बाहर कराया है, और जब जाइगोट बन गया होगा तब आपने तब आपने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया, क्योंकि आप चाहते थे कि जाइगोट के आगे का प्रोसेस बाकी सब वहाँ पर हो। जाइगोट बनने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है स्पर्म प्रॉपरली फर्टिलाइज ना कर पा रहा हो, कोई रीज़न रहा होगा, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाइगोट बनाकर वहाँ पर भेज रहे हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन इसमें तो इनसाइड था, यहाँ पर आउटसाइड होगा, मतलब इसकी कुछ कंडीशंस आ जा रही हैं, है ना। जैसे मैंने कहा था लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स की सेल्स तक पहुंचा के भी आप फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो, और जाइगोट बनाकर भी फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो। जाइगोट बनाकर डालोगे तो आप ये कंडीशन कह रहे हो, और बाकी अदर कंडीशंस के लिए आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। काफ़ी चीज़ें सिमिलर सी लगेंगी, बट हाँ अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, ये आपको मिलते रहेंगे। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, देखो बॉडी की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टर्म्स हमने डिफाइन करे कि आप ये कर रहे हो तो इसके लिए ये टर्म है, ये कर रहे हो तो इसके लिए अलग टर्म है, कुछ ऐसी चीज़ें। ये हमने देखा बॉडी के आउटसाइड होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे इन लैब एंड ट्रांसफर इट, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। FT लिख दे रहा हूँ, है ना, शॉर्ट फॉर्म।
ये आप नोट डाउन कर लो। अगला देख रहे हैं हम क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखते हैं, फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये नोट डाउन कर लो एक बार। हो गया होगा, चलो। तीन हमने देखा था, चौथा मैं बता रहा हूँ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। अब देखो ये कराया भी तब जाता है जब मेनली मेल में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मेल में कोई गड़बड़ी हो कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है, इंजन विंजन सब बराबर है उनका, लेकिन हो सकता है पेनिस ही इरेक्ट ना हो रहा हो चाचा जी का। तो है क्या, यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी मेल्स में। तो कहने का मतलब है इंसेमिनेशन आप आर्टिफिशियली यहाँ पर कराओगे, ठीक है। सीमेन ट्रांसफ़र इन, या तो आप वेजाइना में सीमेन का ट्रांसफ़र कराओगे या फिर यूटेरस में कराओगे। अब दोनों केस समझाता हूँ। वेजाइना में आप कब ट्रांसफ़र करा सकते हो, जब व्हेन मेल इनएबल, या फिर कह सकते हो अनएबल टू इंसेमिनेट। जब मेल इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो, या इसी को आप कह सकते हो पेनिस इरेक्शन ना हो रहा हो, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सीमेन को वेजाइना में ही ट्रांसफ़र कर दोगे। हो सकता है स्पर्म की सारी चीज़ें बराबर हो, स्पर्म मोटिलिटी और उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन सब कुछ बराबर हो, बट ये इरेक्शन पॉसिबल ना हो पा रहा हो, ये आप कर सकते हो। यूट्रस में आप कब भेजोगे, यूट्रस में तब भेजोगे जब स्पर्म का काउंट ही कम है, जब कम स्पर्म निकल रहे हो, है ना, कम सीमेन निकल रहा हो, ठीक है। व्हेन लो स्पर्म काउंट, जब स्पर्म काउंट ही कम हो, और अगर कम है तो हम इसे वेजाइना में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर आगे जाने के लिए फिर बहुत सारे स्पर्म मारे जाते हैं। तो हम उस कंडीशन में यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड तक कि अब आप फेलोपियन ट्यूब से आगे चले जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा। इनको हम नेचुरली जाने के लिए भेज देते हैं कि देखो सिर्फ इरेक्शन नहीं हो रहा था तो हम सीमेन को डायरेक्टली वेजाइना में ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। तो ये किस प्रोसेस में आया, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा रहे हो, आर्टिफिशियली सीमेन का ट्रांसफ़र करा रहे हो, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक वर्ड और आता है यहाँ पे जिसको आप बोल रहे हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मतलब उसके अंदर ही, विद इन, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पर्म इंजेक्ट करना, इंजेक्शन मतलब स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे रहे हो, कहाँ, ओवम के साइटोप्लाज्म में, है ना। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू ओवम, ठीक है। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जा रहा है ओवम में। इसमें भी कंडीशन हो सकती है कि क्या पता है स्पर्म फर्टिलाइज प्रॉपर तरीके से ना कर पा रहा हो, जा ना पा रहा हो सही से, ठीक है, उसकी मोटिलिटी सही ना हो, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि भाई ठीक है आप मेहनत मत करो, हम मेहनत उतनी हम करा दे रहे हैं, आगे का प्रोसेस तुम कर लो, मतलब हम तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं खुद से ही, जिसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह रहे हैं, इसकी मदद से। बाकी जाइगोट और बाकी सारा प्रोसेस तुम खुद कर लो, ठीक है। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने टर्म्स के हिसाब से इसे डिवाइड कर रखा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बात करी गई है एनसीईआरटी में,
टर्म्स और उसके बारे में जस्ट डिफाइन किया है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो जो कंडीशंस हो सकती हैं उस कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग टर्म्स को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर में जो जो चीज़ें थी मैंने बताई हैं। बर्थ कंट्रोल अच्छे से देख लेना, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी वाला भी टॉपिक आप अच्छे से देख लेना अगर आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो। ये दोनों टॉपिक से हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा अगर ये चैप्टर से आने वाला होगा तो। आता ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी टॉपिक्स अगर गलती से हो भी गए मिस तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चैप्टर तो आप पूरा ही पढ़ के जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक आप इसे रिवाइज कर लो, PYQs प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।